हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक होगा फोर्स यानी कि बल। ठीक है, और इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है प्रेशर। तो स्टार्ट कर लेंगे फटाफट से, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और एंड में हमें जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है और कौन सा टॉपिक टफ है, कौन सा टॉपिक आपको ज्यादा समझ में आ जाता है। तो इन सब के बारे में भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए कि हमें कौन सा टॉपिक ज्यादा डीपली बताना है और कौन सा टॉपिक थोड़ा सा आराम से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि ये क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी पर बेस्ड है और पेपर 2 के लिए है। तो जो लोग भी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारा मटेरियल यहाँ से मिलेगा। बेसिकली आपको सीटेट के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और सीटेट के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो स्टार्ट कर लेते हैं। हम पढ़ेंगे फोर्स यानी कि बल। कोशिश करेंगे कि दोनों लैंग्वेज में हो, हिंदी में भी हो और इंग्लिश में भी हो। ठीक, ताकि सभी को समझ में आए। क्योंकि इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि सीटेट में एक ये चीज है कि आपका अगर हिंदी में आपने आंसर सही करा है और इंग्लिश में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आपका फाइनल आंसर इंग्लिश का ही सही माना जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फोर्स जो कितने टाइप के होते हैं, फोर्स क्या होता है? बेसिकली फोर्स इज दैट एक्शन तो फोर्स क्या होता है? फोर्स बेसिकली एक एक्शन होता है विच विल चेंज द पोजीशन ऑफ बॉडी। मतलब कि एक वह क्रिया जो कि किसी वस्तु की स्थिति को चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड फोर्स। उसे हम फोर्स बोलते हैं। ठीक, फोर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक ये भी होता है कि एक पुश होता है और एक पुल होता है। ठीक, पुश होता है, एक पुल होता है। ठीक है, तो पुश और पुल क्या होता है? आपने देखा होगा कहीं जाते हैं तो डोर पे लिखा होता है कि पुश एंड पुल। तो पुश क्या होता है? ढकेलना होता है। और पुल क्या होता है? खींचना होता है। पुश का मतलब होता है ढकेलना, ठीक, और पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है, तो इससे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। फोर्स 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाते हैं, मतलब कि इसे बोलते हैं संपर्क बल और इसे बोलते हैं असंपर्क बल। ठीक, या फिर बोल सकते हैं गैर संपर्क बल। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन से फोर्स आते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट में कौन से फोर्स आते हैं, इसका पता हम ऐसे लगाएंगे। नॉन कॉन्टैक्ट में क्या होता है? अट्रैक्शन, जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। नॉन कॉन्टैक्ट में ऐसा नहीं है। जैसे कि कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसा नहीं है। कॉन्टैक्ट में कौन कौन से फोर्स आ जाएंगे? पहला आ जाएगा आपका मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स यानी कि मांसपेशीय बल बोल सकते हैं इसे, मांसपेशीय बल। दूसरा क्या आ जाएगा? मांसपेशीय बल। दूसरा आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता होगा, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल, घर्षण बल। असंपर्क या गैर संपर्क बल में क्या आ जाएगा? असंपर्क बल में पहला आ जाएगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत विद्युत स्थिर बल, स्थिर बल। दूसरा आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फोर्स यानी कि इसे बोल सकते हैं चुंबकीय बल।
चुंबकीय बल। ठीक है, तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो ये है हमारे कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, जैसे हम डंबल उठाते हैं तो वहां पे मस्कुलर फोर्स काम करता है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स हम चल पाते हैं किस लिए, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। ठीक है, तो वहां पे ये दोनों क्या हो गए, कांटेक्ट फोर्स हो गए। नॉन कांटेक्ट फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि जैसे हम कॉम्ब करके ऑयल लगा हो बालों में और कॉम्ब करके छोटे छोटे पेज को, ऐसे बचपन में हमने किया होगा, टुकड़ों को छीट ऐसे बिखेर करके उसे, मतलब कंघी को जब पास ले जाते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े कंघी में चिपक जाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, हम बेसिकली हमने मैग्नेट तो देखा ही होगा, तो उसमें क्या होता है, जो अपोजिट पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पे ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स वहां पे काम करेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ हम पे क्या लगाई हुई है, एक ग्रेविटी, अर्थ के पास एक ग्रेविटी है जो हम सब पे, जो अपने करीब खींची हुई है। ठीक है, तो ये क्या वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तो इन सब का एग्जाम्पल जानने के बाद अब हम चलेंगे न्यूटन्स लॉ पे, कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जनरली न्यूटन्स लॉ तो पता होते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के बेसिस पे हम अच्छे से समझेंगे कि न्यूटन्स लॉ कहता क्या है। ठीक है, और उसका मतलब क्या होता है। तो चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि सीटेट की तैयारी भले ही लगती हो कि इजी हो, बट इसमें भी अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि आगे जाकर के हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी होती है। सीटेट तो बहुत ही आराम से हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का हो जाता है, डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपका कौन सा कैसा है। जिसकी सीडीपी बहुत अच्छी है तो उसका सीटेट बहुत आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सीडीपी का रेट ज्यादा है, ये ज्यादा नंबर का पूछा जाता है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट 15-15 नंबर के ही पूछे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइंस मैथ वाले, तो क्या करना है, आगे भी हमें साइंस मैथ पढ़नी है, तो हम साइंस और मैथ पे ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि हमारा, क्योंकि ये आगे भी पढ़ना है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट तो है ही, लेकिन ये आगे भी पढ़ना है, हमारा मेन सब्जेक्ट है, हमारा बेस है, तो ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, साइंस मैथ पे प्लस सीडीपी पे, बाकी चीजें तो है ही। ठीक है, तो इसीलिए, और साइंस तो थोड़ा सा लंबा है जी, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों चीजें हैं, तो और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में भी एक, यानी कि बायोलॉजी, इसमें टॉपिक बड़ा बड़ा है, जैसे कि डाइजेशन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन हो गया, ये सारे बड़े बड़े टॉपिक हैं। ठीक है, तो इनमें टाइम लगता है, तो हम ज्यादा फोकस करेंगे बायोलॉजी पे, और बीच बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक करते रहेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं न्यूटन्स लॉ पे। ठीक है, न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे, ये सभी को पता है। न्यूटन्स लॉ, ये इन्होंने 3 लॉ दिए थे, कितने, 3 लॉ दिए थे। पहला लॉ बोलता है, पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गतिमान यानी कि मोशन में है तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कि उस पर
कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। ये बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन ने अपने पहले नियम में दिया कि कोई वस्तु अगर बोल सकते हैं रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, यानी कि स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और यदि वो मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे कोई बॉल रखी है तो वो रखी ही रहेगी जब तक कि आप उसे डिस्टर्ब ना करें। जैसे कोई आपने गेंद मारी, बैट से गेंद मारी तो वो मोशन करती रहेगी, मतलब जहाँ तक जितना फोर्स लगा है वहां तक मोशन करेगी। बीच में अगर आप रोकेंगे तभी वो रुकेगी, नहीं तो वो वहां रुकेगी जितना उसे फोर्स लगाया गया है उस पोजीशन पे जाकर के रुकेगी, ठीक है। तो यही बोलते हैं न्यूटन अपने फर्स्ट लॉ में। इसके एग्जाम्पल से समझेंगे कि बस अगर चलती है तो अचानक से जब चलती है तो पैसेंजर क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, पीछे की ओर गिर जाते हैं, ठीक है। तो बस के अचानक चलने पर पैसेंजर का, यहाँ पे यात्री बोलेंगे, यात्रियों का पीछे झुकना, दूसरा है, ये पहला हो गया। दूसरा, बस जब चलती हुई अचानक से रुक जाती है, जब चल रही है और अचानक से रुक जाती है, हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो बोलेंगे यहाँ पे बस अचानक रुकने पर यात्रियों का आगे की ओर झुकना, ठीक है, झुकाव। और एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे, जैसे तीसरा कि चादर को पीटने पर डस्ट पार्टिकल यानी कि धूल कण का बाहर आ जाना। अब इसे हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे 4 लोग हैं और चारों ने चादर पकड़ रखी है, एक इधर, एक उधर, एक उधर, एक इधर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चादर पे एक छड़ी पीटेंगे तो चादर क्या हो जाएगी, मूव करेगी नीचे की साइड। लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या होंगे, चादर भी पहले स्थिर थी और डस्ट पार्टिकल भी स्थिर थे, लेकिन जब हमने उसे मोशन दिया, ये फोर्स दिया, तो वो मोशन में आ गई। लेकिन डस्ट पार्टिकल क्या हो रहे हैं, वो स्थिर ही रहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो उसी पोजीशन पे रहेंगे और चादर नीचे चली जाएगी, इसीलिए धूल के कण लगता है कि बाहर आ गए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। जैसे बस अचानक से जब चलती है, बस भी स्थिर है, पैसेंजर भी स्थिर है। जब बस अचानक से चलती है लेकिन पैसेंजर स्थिर रहना चाहते हैं, इसलिए पैसेंजर पीछे की ओर रह जाते हैं और बस आगे आगे जाती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, ठीक। एक और है कि बस के अचानक चलने पर, ठीक है, तो सॉरी, बस जब अचानक चलती है तो हम क्या करते हैं, बस भी स्थिर है और हम भी स्थिर हैं। तो बस जब अचानक चलती है तो हम स्थिर रहना चाहते हैं, इसलिए हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। लेकिन जब बस चल रही है और अचानक से रुके तो हम भी मोशन में, बस भी मोशन में है, तो क्या हो रहा है कि हम मोशन में ही रहना चाहते हैं, लेकिन बस तो रुक गई, इसीलिए हम आगे की ओर झुक जाते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ, आई होप समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकेंड लॉ पे, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ के अनुसार इस दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि
यहाँ पे फोर्स हमने लगाया, कौन सा? अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? d अपॉन dt और p, यानी कि संवेग के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? F प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे मोमेंटम रेट चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या है। यहाँ पे F अप्लाइड जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन का t। ठीक है, यहाँ पे m u माइनस m v अपॉन का t। यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए k लेंगे और k की वैल्यू पुट करेंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा m बाहर, v माइनस u माइनस v अपॉन का t। यहाँ पे हो जाएगा m और ये हो जाएगा एक्सेलरेशन और ये हो जाएगा t। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा f। a क्या है? एक्सेलरेशन है। m क्या है? मास है। और t क्या है? टाइम है। तो यहाँ पे हो जाएगा f इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी a, क्योंकि टाइम के साथ जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वो एक्सेलरेशन होता है। f इक्वल टू m a हमें मिल जाएगा और ये है न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक, और यहाँ पे एक्सेलरेशन, ये मास और ये अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब करेंगे इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें ये लिखना जरूरी है कि F इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन का t। इससे हम अच्छे से समझ सकते हैं। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टाइम घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों इसलिए हम समझेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल लेंगे कि जब क्रिकेट प्लेयर बॉल को कैच करता है तो क्या करता है? अपना हाथ पीछे खींचता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन, जब प्लेयर बॉल को कैच करता है तो हैंड को पीछे खींचता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे कि
एक एडवाइस दी जाती है कि मिट्टी में जंप करो, सीमेंटेड फर्श पे नहीं, ठीक है। तो ये एडवाइस है कि जंप इन सॉइल नॉट ऑन सीमेंटेड ट्रैक, ठीक है। मिट्टी में कूदना चाहिए, न कि सीमेंटेड ट्रैक पे, ठीक है। तो इसको अच्छे से ये समझेंगे, क्योंकि जब कैच बॉलर पकड़ता है, ठीक है, जब कैच पकड़ता है तो वो क्या करता है, टाइम को बढ़ाता है। जब वो बॉल तो यहीं पे उसको पकड़ में आ जाएगी, लेकिन वो क्या करता है, टाइम को और बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम उसने बढ़ाया है, यानी कि उसने फोर्स कम करा। अगर वो वहीं पे बॉल लेगा तो बॉल जितना फोर्स से आ रही है तो हमारा हाथ भी उतना ही फोर्स लगाएगा और बॉल हाथ से निकल जाएगी। तो इससे क्या होता है कि जब टाइम हम बढ़ाते हैं तो फोर्स कम लगता है, ठीक है। तो इससे चोट भी कम आएगी, ठीक। तो ये है एग्जाम्पल पहला। दूसरा क्या होगा कि अगर हम मिट्टी में कूदेंगे तो क्या होगा, मिट्टी धंस जाएगी। तो वो क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम लगेगा और हमें चोट कम आएगी। लेकिन सीमेंटेड ट्रैक पे, अगर सीमेंटेड दीवार है उस पे अगर आप कूद रहे हो तो उससे क्या होगा, टाइम इंक्रीज नहीं होगा, जहां दीवार है वही रहेगी, ठीक है, वो धंसेगी नहीं। लेकिन मिट्टी धंसेगा तो टाइम इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा तो फोर्स कम लगेगा। लेकिन सीमेंटेड वॉल पे न धंसेगा और न टाइम कम होगा, इसलिए फोर्स ज्यादा लगेगा और चोट ज्यादा आएगी, ठीक। अब चलते हैं थर्ड लॉ पे कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है। न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही इजी है, सबको पता होगा। न्यूटन थर्ड लॉ को बोलते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में यही बोला गया है कि यदि हम किसी चीज पर क्रिया करते हैं तो वो भी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया उतना ही देता है जितना हम क्रिया किए हैं। यानी कि थर्ड लॉ बोलता है कि तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, ठीक। जैसे कि इसे इंग्लिश में बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कि वो बराबर ही, जितना आप बल लगाएंगे वो भी दीवार भी उतना ही बल लगाएगी, लेकिन किधर लगा रही है, ऑपोजिट। आप उस डायरेक्शन में लगा रहे हो लेकिन दीवार इस डायरेक्शन में लगा रही है, लेकिन लगा कितना रही है, अमाउंट सेम है, क्वांटिटी सेम है, लेकिन डायरेक्शन दूसरा है, यानी कि ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये बोलता है न्यूटन थर्ड लॉ। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल होगा लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट। सबसे एकदम बढ़िया एग्जाम्पल कि रॉकेट जो होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पे ही लॉन्च होता है, ठीक है। जब वो फोर्स नीचे की तरफ देता है तो नीचे से भी उतना ही फोर्स लगता है और वो आगे जाता है, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल होगा कि मैन का चलना, ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन लिखेंगे, यहाँ पे हम जेंडर वाली बात नहीं लाएंगे, ह्यूमन का चलना। हम चल पाते हैं क्यों, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से हम चलते हैं। हम जब जमीन पे जितना फोर्स लगाते हैं जमीन भी उतना ही फोर्स लगाती है और हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया में, जैसे फुटबॉल प्लेयर होते हैं उनको चोट लग जाती है, तो यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ियों को चोट लगना किसके कारण होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण।
जैसे फुटबॉल खेलते हैं तो पैर से वो किक करते हैं, यानी कि पैर से फुटबॉल को मारते हैं, ठीक है? जब वो मारते हैं तो फुटबॉल भी उतना ही बल लगाता है जितना ये बल लगाए हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है? चोट लगता है। ये क्यों होता है? एक्शन और रिएक्शन की वजह से, ठीक है? तो ये हो गया न्यूटन का तीनों लॉ, और इसमें आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है? अब चलते हैं संवेग संरक्षण का नियम पे, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, ये देखेंगे। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत का नियम, यहाँ पे नियम बोल देंगे, ठीक है? यहाँ पे लॉ लिखे हैं तो नियम बोलेंगे, ठीक? तो इसके बारे में क्या जानेंगे, ठीक है? इसका संवेग संरक्षण का नियम ये है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में जब जब किसी भी वस्तु पे कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उसका जो टोटल रेखीय संवेग जो रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहता है, यानी कि इसे बोलेंगे कि इन बाह्य बल की अनुपस्थिति में बॉडी का या वस्तु का रेखीय संपूर्ण रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, ठीक है? क्या रहता है? संरक्षित रहता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है? प्रारंभिक संवेग इक्वल टू अंतिम संवेग, ठीक है? ये है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण यही बोलता है। तो इसके बेस पे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है? जब गन चलाते हैं तो क्या होता है? क्या देखेंगे? रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि बिफोर फायरिंग, यहाँ पे लिखेंगे बिफोर फायरिंग, यहाँ पे आफ्टर फायरिंग संवेग क्या होगा? m1 mv प्लस mv। क्यों? क्योंकि गन फायर हो रही है तो बुलेट भी तो मूव कर रही है, तो बुलेट का भी मास होगा, बुलेट की भी वेलोसिटी होगी, गन का भी मास होगा और गन की भी वेलोसिटी होगी। तो मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू होगा मास ऑफ m g प्लस m b प्लस mv v
बी। ठीक है, ये इसलिए ये बिफोर फायरिंग, फायरिंग से पहले मास क्या होगा, जो भी मास होगा फायरिंग से पहले भी जो भी मास होगा वही मास आफ्टर फायरिंग भी होगा, लेकिन वेलोसिटी जो होगी वो दूसरी होगी। फायरिंग से पहले वेलोसिटी क्या है, आराम से, मतलब कि कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है। फायरिंग से पहले आप क्या कर रहे हैं, फायरिंग से पहले तो आप सिर्फ पकड़े हैं, लेकिन जब फायर करेंगे तो बुलेट भी मूव करेगी और गन भी मूव करेगी। ठीक है, क्या होता है जब फायरिंग करते हैं तो गन पीछे की ओर धक्का देती है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, यहाँ पे भी 0 होगी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब 0 होगी तो ये मल्टीप्लाई में है, दोनों 0 टर्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये टर्म। ठीक, तो बचेगा सिर्फ ये टर्म, तो इसे ले आएंगे इधर, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अगर इसको हम इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, तो mg vg इक्वल टू mb vb। ठीक है, यहाँ पे माइनस में होगा, vg अगर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mb अपॉन का ng, और यहाँ पे बचेगा vb, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन पूछ देगा कि कोई बुलेट है और जिसका मास इतना है और कोई गन है जिसका मास इतना है, अगर वो v वेलोसिटी से या जिस भी वेलोसिटी से मूव कर रही है और बुलेट इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी बताइए। ठीक है, तो उसको किस फॉर्मूले से हम बताएंगे, इस फॉर्मूले से बताएंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल या उत्प्लावकता क्या होती है। क्या है उत्प्लावन बल, या इसे बोल सकते हैं बुयांसी फोर्स। ठीक है, बुयांसी फोर्स, या फिर इसे बोल सकते हैं बुoyant फोर्स या उत्प्लावकता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो उत्प्लावन बल क्या होता है, जब भी किसी लिक्विड में अगर हम किसी वस्तु को डिप करते हैं या डुबोते हैं तो वो लिक्विड भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं उत्प्लावन बल, उस जो फोर्स लगाता है उसे ही उत्प्लावन बल कहते हैं, और जो लिक्विड की ये प्रॉपर्टी है उसे उत्प्लावकता बोलते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को लिक्विड में यानी कि द्रव में डुबोते हैं। ठीक है, डुबोते हैं तो द्रव ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं, और द्रव की इस गुण को उत्प्लावकता बोलते हैं।
कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कि जो द्रव होता है, द्रव में जब हम किसी चीज़ को डुबोते हैं तो द्रव भी उतना ही फ़ोर्स ऊपर की दिशा में लगाता है और इस बल को, इस फ़ोर्स को बोलते हैं उत्प्लावन बल। और इस जो द्रव की ये गुण है, ये प्रॉपर्टी है, ये कैरेक्टर है, इसे बोलते हैं उत्प्लावकता। ठीक है? जो बॉइंग फ़ोर्स है, बॉइंग फ़ोर्स यानी कि उत्प्लावन बल, ये प्रोपोर्शनल होता है लिक्विड की डेंसिटी पे, डेंसिटी यानी कि द्रव का घनत्व। ठीक है, द्रव के घनत्व के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मतलब इसका कि द्रव का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसका जो उत्प्लावन बल उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि और ये प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है जैसे कि कोई भी बॉडी है, उसका आयतन ज्यादा है, ठीक है, और कोई बॉडी है जिसका आयतन कम है, तो ये प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी यानी कि वस्तु के आयतन के। ठीक है, तो हमने देखा है कि कोई बॉडी है उसका आयतन ज्यादा है तो वो तैरती है, लेकिन कोई बॉडी है जिसका आयतन कम है तो वो नहीं तैर पाती। जैसे सुई है तो उसको अगर आप पानी में डालेंगे तो वो तैरेगी? नहीं तैरेगी। लेकिन अगर वही कोई आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में कुछ प्लास्टिक का वगैरह डाला होता है तो वो तैर रहा होता है, क्योंकि उसका जो आयतन होता है ज्यादा, उसमें हवा भी भरी हुई होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बेसिकली ये चीज समझेंगे कि जो उत्प्लावन बल होता है वो होता है घनत्व, द्रव के घनत्व के प्रोपोर्शनल और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी यानी कि वस्तु के आयतन के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखेंगे कि समुद्र में जो होता है, समुद्र का डेंसिटी यानी कि घनत्व ज्यादा होता है इन नदी, समुद्र का घनत्व, समुद्र के जल का, ठीक है, जल का घनत्व नदी के जल के मुकाबले। ठीक है, नदी के जल के मुकाबले जो समुद्र का के जल का घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्यादा अच्छे से तैर सकते हैं लेकिन नदी में नहीं तैर सकते, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व ज्यादा होता है। ठीक है, अब आते हैं हम प्रेशर पे। ठीक है, फटाफट से प्रेशर के बारे में पढ़ के और खत्म करेंगे। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर बेसिकली अगर हम एग्जाम्पल से देखें, इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास अपॉन का एरिया, यानी कि ये मास जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी ज्यादा होगा, बट एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम लगेगा। ठीक है, फोर्स का यूनिट हम नहीं जानते हैं तो ये देख लेंगे फोर्स का यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला पहले देखेंगे, F इक्वल टू एम ए होता है, तो मास का फॉर्मूला यूनिट हो जाएगा केजी, और एक्सेलरेशन का होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का जो यूनिट हो जाएगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और इसकी एक और यूनिट होती है न्यूटन, जिसे एन से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो फोर्स की ये यूनिट हो गई। अब आते हैं हम प्रेशर पे। प्रेशर, प्रेशर यानी कि दाब,
फोर्स और प्रेशर दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन का एरिया, यानी कि क्षेत्रफल। क्षेत्रफल फोर्स यानी कि बल, ठीक। तो फोर्स का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका जो प्रेशर का जो यूनिट हो जाएगा, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। जिसे P से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और दूसरा पास्कल, ठीक है। तो ये हो गई प्रेशर की बात। अब एक चीज और देखेंगे, P इक्वल टू होता है F अपॉन का एरिया। तो एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा, ठीक है। और एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इसे समझेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे शार्पनेस ऑफ चाकू, एग्जाम्पल क्या है, शार्पनेस ऑफ नाइफ, हैंडल ऑफ सूटकेस, ठीक है। तो ये होगा एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जैसे कि जो लोग स्टेशन पे बॉक्स ढोते हैं वगैरह, तो वो अपने सर पे बहुत बड़ा वो सर पे एक कपड़ा का गांठ बना करके सर पे रखते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एरिया को बढ़ा देगा। जब वो गांठ होगा वो एरिया को बढ़ा देगा तो क्या होगा, प्रेशर कम होगा, जिससे उन्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा। जैसे आप कोई बैग लिए हैं जिसकी जो पकड़ने की छड़ी है वो पतली है, और एक जो बैग लिए हैं उसका जो हैंडल है वो मोटा है। तो जो पतला है वो ज़्यादा, क्योंकि उसका एरिया कम है तो वो ज़्यादा फ़ोर्स देगा, जिससे प्रेशर ज़्यादा आएगा, ठीक है। और जिसका हैंडल मोटा है तो वो कम प्रेशर देगा, जिससे आपका फ़ोर्स कम फ़ोर्स लगाएगा, जिससे प्रेशर कम होगा, ठीक है। तो इतनी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी, आई होप, ठीक है। और जो फ़ोर्स होता है, सॉरी, प्रेशर जो होता है, प्रेशर को बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से मापते हैं इसको, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो खत्म करते हैं यहाँ पे। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने जो फ़ोर्स पढ़ा और प्रेशर पढ़ा, उसमें हमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा। हमें बेसिकली पढ़ना है सीटेट के अकॉर्डिंग ही, तो इतना सफिशिएंट है। और ज़्यादातर हम बायोलॉजी पे फ़ोकस करेंगे, क्योंकि उसका टॉपिक भी ज़्यादा है और बड़ा भी है। बीच-बीच में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री के भी सेशन कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए रहने देते हैं। सेशन कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बेसिकली हमें अपने क्वेश्चन से मतलब है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए यही काफ़ी है, और आप लोगों की हेल्प हो जाए वही बहुत है, ठीक है। तो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।